हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे फोरम आईएएस का 22 टेस्ट है जो कि हिंदी में है, सो डोंट वरी। तो सेकेंड 22वां टेस्ट है। एक सेकेंड। तो अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं किए हैं तो सबका प्ले लिस्ट बना है, उसको कर लीजिए। विजन आईएएस के भी बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, उसको भी कर लीजिए। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का है ये। इकोनॉमी का हो चुका, पॉलिटी का हो चुका है, इन्वायरमेंट का है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी है तो मैं हिंदी में ही करा देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं चैनल पे। यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो उद्योग अधिनियम को मंजूरी दी। और दूसरा कथन है, यूरोपीय संघ ने 2040 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का इरादा रखता है, इसलिए उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करने का लक्ष्य रखता है। कौन सा कथन सही है? कथन कारण सही है, कारण मतलब कथन दो, कथन एक दोनों सही है। व्याख्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, पहला तो सही है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो उद्योग को अधिनियम को मंजूरी दी। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, इसको हासिल करने का लक्ष्य जो है 2040 तक रखा गया, तो 2040 नहीं, ये रखा गया है 2050 तक। ठीक है, तो गलत हो गया। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में विश्व में दूसरी सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता तमिलनाडु में है। कौन सा कथन इसमें से सही है? बताइए। देखिए, पहला कथन गलत है क्योंकि भारत में वर्तमान विश्व में दूसरी सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता नहीं है। ये जो चौथे नंबर पे है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथे नंबर पे है, तो गलत हो गया। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता तमिलनाडु में है, ये भी गलत है क्योंकि ये गुजरात में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व या संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित करना, किसी भी उद्योग को बंद करने या प्रतिबंध लगाने में निर्देश जारी करना, भारत में प्रदूषण रोकथाम और उपशमन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करना, कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों में खपत होने वाले जल उपकर लगाना। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें किया गया है किसी भी उद्योग को बंद करने या प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करना, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2015 के पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। और ये जो है ये क्या है? इसने इसने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान गारंटी निधि के रूप में ग्लोबल सोलर फैसिलिटी की शुरुआत की है। यह सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन सा कथन सही? 1 2 2 3 1 या 1 2 3? किसके पास अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन? सॉरी। देखिए, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। भारत में जलवायु स्मार्ट गांव दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व वाली परियोजना का हिस्सा है। CCAFC की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह के तहत संचालित की जाती है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है CGIAR अनुसंधान केंद्रों में से एक है। कौन सा कथन सही? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? ये सभी के सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वन भूमि का गैर वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु कंपनियों से एकत्रित धन, पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का समग्र मौद्रिक मूल्य, कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उद्योगों पर लगाया गया जुर्माना, उन लोगों को मुआवजा देने का तरीका जो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं या प्राकृतिक तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो ये डी ही है, उन लोगों को मुआवजा देने का एक तरीका है जो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं।
पर्यावरण जैविक विविधता का अर्थशास्त्र के संदर्भ में इनमें कथन विचार करें। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सचिवालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत का हिसाब लगाना है। कौन सा कथन सही? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। पहला गलत है, क्योंकि इसका जो है 2007 में यूरोपीय आयोग की जर्मनी द्वारा जर्मनी में G8 पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक में लॉन्च किया गया था ये। और ये जो है दूसरा सही है, तो बी सही है। यह एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है जो राष्ट्रों को स्थिरता के इर्द-गिर्द आर्थिक नीतियों को तभी फिर से तैयार करने में सहायता करता है। इसे 2013 में रियो प्लस 20 आह्वान के अतिक्रिया में लॉन्च किया गया था, ताकि देशों को हरित परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपाय को लागू करने में सहायता मिल सके। ये साझेदारी 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को एक साथ लाती है, जिसकी विशेषता और समर्थन साझेदार देशों की सहायता और नेतृत्व करते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ किसको वर्णन करता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को, जलवायु सुरक्षा तंत्र को, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए साझेदारी को, विश्व स्टॉक टेक को। तो देखिए ये करता है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरण सम्मेलन समझौतों पर विचार कीजिए। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, खतरनाक कचरे की सीमा पर आवाजाही के नियंत्रण पर पेशर कन्वेंशन, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। वैश्विक पर्यावरण सुविधा उपर्युक्त कितने सम्मेलन समझौतों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? 2, 3, 4 या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, और पहला होगा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन है, और 5वां है ये राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता के लिए। तो 2 ही सही है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के प्रति जवाबदेह और उनके मार्गदर्शन में कार्य करता है। विश्व बैंक वर्तमान में कोष के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अस्थायी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। इसका लक्ष्य अपने संसाधनों का 50% जलवायु परिवर्तन के शमन और 50% अनुकूलन के लिए समतुल्य अनुदान में निवेश करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? 1, 2, 1 या 3 या 2, 3? पहला तो गलत है। ये जो है ये फंड जीएसटी बोर्ड द्वारा शासित है और विकासशील देश पार्टियों में विषय फंडिंग विंडो का उपयोग करके परियोजनाओं, कार्यक्रम, नीतियों और अन्य गतिविधियों के समर्थन के लिए सीपीओ मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये गलत है। और इसकी स्थापना कैन शिखर सम्मेलन 2010 में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के द्वारा की गई थी। तो ये गलत है। बाकी दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। जलवायु कार्रवाई निगरानी जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के संकल्पों की निगरानी करता है वह है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की शाखा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत समिति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ती वित्त पोषित एजेंसी। तो इसका आंसर ए है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूजल के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूजल के बारे में, तो उसमें पहला है, उद्योग को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। जल आपूर्ति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध विषय है। कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए पहला तो सही है, ये उद्योग को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, सही है। दूसरा जो है दूसरा ये गलत है, ये जल आपूर्ति संविधान 7वीं अनुसूची संघ सूची में है, तो ये गलत है। राज्य सूची में, तो ये गलत है। तो केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टूवर्ड 1000 पहल का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? 1000 महत्वाकांक्षी व्यवसायों का गठबंधन जो अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश संभव बनाने के लिए रणनीतिक योजना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1 अरब पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित वैश्विक पहल, या 2030 तक विश्व भर के 1000 शहरों को सीसा प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए रणनीतिक पहल। कौन सा कथन सही है? तो ये है 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश संभव बनाने के लिए एक रणनीतिक योजना।
जैव ऊर्जा के उपयोग के लाभों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट के लागत प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। ये ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान लगभग शून्य कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करता है। जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा माल आमतौर पर स्थानीय स्तर पर प्राप्त किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत है क्योंकि ये जो है उस अशुद्ध जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सहित उत्सर्जन होता है इसमें। और ये जो है जब बायोमास का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है तो दहन के दौरान कार्बन निकलता है और वायुमंडल वापस चला जाता है। तो ठीक है, और तीसरा सही है, 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट है 15वां, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा अपनाया गया शब्द है। यह शब्द पेरिस समझौता से संबंधित है। कौन सा कोड सही है? 1, 2 या 2, ना तो 1 ना तो 2। दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 29वें सम्मेलन में इस पर सहमति बनी। यह $300 बिलियन का नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे विकसित देशों द्वारा 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में प्रदान किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? 1, 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। दोनों बातें ये भी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में लिखित शब्द जलवायु वित्त वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? तो एक अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण पर नकारात्मक बाह्य प्रभाव पर कराधान के माध्यम महत्वपूर्ण रूप से वित्त पोषित होती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में देशों के वित्तीय योगदान के आधार पर उनकी रैंकिंग के लिए एक उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित जलवायु परियोजनाओं का डेटाबेस या एक प्रणाली जो वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन भागों को टिकाऊ निवेश के रूप में विपणन किया जाए। तो यही सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेड प्लस वनों की कटाई और वन उत्सर्जन में कमी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। यह ग्लोबल फॉरेस्ट कोलिशन द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन संबंध समाधान है। इसमें वनों की कटाई में कमी लाकर उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में विकासशील देशों को परिणाम आधारित भुगतान प्रदान करने का प्रावधान है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा गतिविधि रेड प्लस को कार्यान्वित करने वाले देशों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 2 या 1, 3। तो ये जो है पहला तो गलत है। ये ग्लोबल फॉरेस्ट कोलिशन द्वारा विकसित तंत्र नहीं है। इसके बजाय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में के तहत एक जलवायु परिवर्तन संबंध है। तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, 3। नेक्स्ट है पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जिसका उल्लेख अक्सर जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में समाचारों में होता है, मुख्य रूप से किस संबंधित है? वैश्विक स्टॉक टैक्स से, बाजार और गैर बाजार तंत्र से, हानि और क्षति से, देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तैयार करना और बनाए रखने से। तो कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजार और गैर बाजार तंत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20। 31 दिसंबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उच्चतम से निम्नतम तक व्यवस्थित कीजिए। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। तो लगाइए। तो ये हो जाएगा पहला राजस्थान, फिर हो जाएगा गुजरात, फिर होगा तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप इनवेसिव स्पीशीज डेटाबेस विकसित करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, पर्यावरण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 संदर्भ में कथन विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से असम में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन है क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत का वृक्षावरण उसके भौगोलिक क्षेत्र से 20% अधिक हो गया है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में बांस आवरण में काफी कमी आई है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें कोई सही नहीं है क्योंकि
क्षेत्रफल की दृष्टि असम में भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन है, तो ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो ये तो गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि पहली बार वृक्षावरण भवन 20% अधिक है, तो 20% से तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले बताइए, तो 25.17% है, ना कि इतना इसमें। ठीक है, तो ये गलत है। और तीसरा है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में बांस आवरण में काफी कमी आई है, तो बांस क्षेत्र का अनुमान जो है कमी नहीं आई बल्कि वृद्धि हुई है, तो ये गलत है, तो कोई सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए: काजीरंगा, मानस और सुंदरबन, कान्हा, नौकरेक। कितने को भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको किसको दी गई है? तो देखिए, काजीरंगा को दी गई है, दूसरा जो है मानस को भी दिया गया है, सुंदरबन को भी दिया गया है, और लेकिन इसको कान्हा राष्ट्रीय पार्क को नहीं दिया है, मतलब उद्यान को, और ये इनको भी नहीं दिया गया है, मतलब नौकरेक को भी। तो केवल 3 सही है ऑप्शन जी। बी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में आया शब्द ओरांस किससे संबंधित है? पशुपालक समुदायों के लिए मौसमी प्रवासी मार्ग से, रेत के टीलों में जुड़ी निक्षेपणात्मक विशेषताओं से, या सिंचाई प्रयोजन के लिए निर्मित पारंपरिक जलाशय से, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित पवित्र कौन से? तो डी ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्य है? अच्छा काम और आर्थिक विकास, शांति, न्याय, मजबूत व्यवस्थाएं, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। कौन सा कथन? 1 2 1 2 3 2 या 1 3 सही है? तो ये 3 सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत हानि और क्षतिपूर्ति कोष के संदर्भ में कथन विचार करें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कोष सचिवालय की मेजबानी करता है, कोष के लिए ट्रस्टी सेवाएं प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़े आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान और क्षति से निपटने की सहायता करता है। 1 सही है, 2 सही है, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें पहला गलत है। ये जो है विश्व बैंक को हानि और क्षति कोष को क्रियान्वित करने के लिए COP28 में आमंत्रित किया गया था। विश्व बैंक को आंतरिक अवधि के लिए कोष को क्रियान्वित करने और सचिवालय के मेजबान के रूप में कार्य करने और कोष के लिए ट्रस्टी सेवा प्रदान करने का सौंपा गया। तो गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। यह भारत में बाष्पीय रिजर्व के संदर्भ में, बाष्पीय रिजर्व राज्य और वह नदी जो दिए गए बाष्पीय रिजर्व होकर गुजरती है। डिब्रू सैखोवा अरुणाचल प्रदेश, लोहित नदी, नंदा देवी उत्तराखंड, कोसी नदी, अचन कमार उड़ीसा, सोन नदी। कौन सा सही है? इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि डिब्रू सैखोवा जो है कहाँ से है ये तिनसुकिया जिले से है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान 1997 में बायोस्फीयर बना था, ये असम में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। और ये गलत है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियां जाती हैं, तो सही है। और नंदा देवी जो है गलत है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, सही है। लेकिन कोसी नदी यहाँ से जाती है, ये गलत है। यहाँ से यहाँ से गंगा, धौली गंगा, पुष्पवती, खैरो, सब गंगा नदियां जाती हैं, अलकनंदा नदी की सहायक नदियां, ये गलत है। और अचन कमार जो है, अचन कमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में है, ना कि उड़ीसा में है। और यहाँ से सोन नदी जाती है, सही है। तो ये पूरा का पूरा कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में कथन विचार के। जैव विविधता विरासत स्थल स्थिति है नल्लूर टेमरिंड ग्रोव तमिलनाडु में, गुप्तेश्वर वन गुजरात में, अमीनपुर झील तेलंगाना में। कितने स्टेटमेंट मैच है? तो इसमें जो है पहला जो है गलत है, कर्नाटक में है ये, ना कि तमिलनाडु में है। दूसरा जो है ये गुजरात नहीं, उड़ीसा में है। और ये तेलंगाना में, ये सही है, केवल एक ही सही है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक नवाचारी बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को शामिल करते हुए शैक्षिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश भर में वनारोपण गतिविधियां, प्राकृतिक एवं पुनर्योजित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ऊर्जा कुशल भवनों का निर्माण, लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों का संरक्षण। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा गलत है, ये नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है, भारत में भू विरासत स्थलों के संदर्भ में कथन विचार करें। इन्हें भू विरासत अधिनियम 2010 के प्रावधानों के आधार पर घोषित किया जाता है। इन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा घोषित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, इन्हें जो है
भू विरासत स्थलों की पहचान घोषणा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की जाती है, न कि इनके द्वारा। बाकी दूसरा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, रेस टू जीरो कैंपेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रेस टू जीरो कैंपेन एक मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के लिए संवेग निर्माण करना है। ये जीरो गेम सिद्धांत संबंधित है। पहला सही है, जीरो सम गेम्स के सिद्धांत संबंधित है, ये गलत है। ये रेस टू जीरो अभियान जीरो सम गेम की आर्थिक या खेल सिद्धांत अवधारणा से कोई संबंध नहीं है, जो एक ऐसी स्थिति है जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के नुकसान से बिल्कुल संतुलित है। तो ओनली वन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली में विद्युत उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करता है? ज्वारीय संचलनों के कारण उत्पन्न घर्षण बल, समुद्र के नीचे मेंटल ब्लोम्स द्वारा उत्पन्न उष्मा, सतह और गहरे समुद्र के बीच के तापमान का अंतर, समुद्री धाराओं की गतिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा इसका सी, सतह और गहरे समुद्र के पानी के बीच तापमान अंतर। भारत के संदर्भ में मणिकर्ण, बकरेश्वर, तवा, उनाई, जलगांव निम्नलिखित स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ मृदा खनिजों के निक्षेप के लिए, शून्य उत्सर्जन अपशिष्ट सुधारित ऊर्जा संयंत्र के लिए, प्रवाहित और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए, भूतापीय ऊर्जा क्षमता के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा क्षमता के लिए। फ्लोटिंग फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें जल निकायों के ऊपर तैरते कृषि बेड का निर्माण करना शामिल है। इस प्रकार की कृषि पद्धति के लिए छोटी जड़ वाले पौधे सबसे उपयुक्त होते हैं। मणिपुर में लोकटक झील उन कुल क्षेत्रों में से एक है जहां इस कृषि पद्धति का अभ्यास किया जाता है। ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों विचार, क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े-बड़े नेटवर्क बनाकर उन्हें जलाकर जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में क्लाइमेट ग्रुप के साथ साझेदारी में एक वैश्विक पहल है, EP100 शुरू किया गया। EP100 उन अग्रणी कंपनियों को एक साथ लाता है जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करते हुए ऊर्जा दक्षता में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 गठबंधन का सचिवालय। 1 2 4 5 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 5 सही है, 1 2 3 4 5 सही है। इसमें जो हो जाएगा 1 3 5 सही है, मतलब पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है, बाकी 3 नहीं सही है। सॉरी 1 3 4 सही है ना, चौथा सही है। हाँ 1 3 4 ऑप्शन सी हो जाए, बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के संदर्भ में कथन विचार करें। यह उन घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं होती है जो एक ही देश के भीतर संचालित होती है। भारत कॉर्सिया योजना के स्वैच्छिक चरण को लागू करने वाला पहला एशियाई देश है। तो भारत नहीं है पहला एशियाई देश। और ये जो है कॉर्सिया दायरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विमानन में गतिविधि होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन निपटना है इसका लक्ष्य। और जो एक देश से उड़ान भरती है दूसरे देश में उतरती है। घरेलू उड़ान यानी देश में स्थित 2 हवाई अड्डों के बीच की होती है। इसमें कॉर्सिया के दायरे में शामिल नहीं है 2 हवाई अड्डों के बीच की उड़ानें। तो दूसरा इसलिए गलत है। भारत कॉर्सिया के स्वैच्छिक चरणों में भाग न लेने का निर्णय लिया है जिसे 2027 में लागू किया गया। मतलब कॉर्सिया चरण को लागू करने वाला पहला एशियाई देश नहीं है। ठीक है। इसके पहले जापान और सिंगापुर में ये सब लागू हुआ था। जापान, सिंगापुर। कॉर्सिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G1 योजना के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीधे तौर पर निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, भारत में जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाना, भारत में वनों की बहाली और संरक्षण, अनाज उत्पादन में वृद्धि जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। किसान की आय में वृद्धि और भारत में जैव ईंधन का उत्पादन, ये सही है। तीसरा गलत है, भारत में वनों की बहाली संरक्षण, और ये तो नहीं है, आंसर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेसल कन्वेंशन की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? इसका उद्देश्य 2030 तक कुछ हानिकारक कृषि कीटनाशक उपयोग को समाप्त करना है। पूर्व सूचित सहमति इस सम्मेलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तंत्र है। ये 1992 के संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। केवल दूसरा सही है और इसका उद्देश्य 2030 तक नहीं है। इसका जो है उद्देश्य, अच्छा इसका कुछ हानिकारक कृषि कीटनाशकों के प्रभाव को समाप्त करना है, तो कुछ नहीं। इसमें
इसमें खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन में कमी करना है, खतरनाक सीमा की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना है, पूरी तरह समाप्त तो नहीं लिखा है, तो ये नहीं होगा। और ये दूसरा सही है, 1992 में ये हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि 1989 में ये जो है खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पार आवाजाही और उसके निपटान पर नियंत्रण के लिए पेशर कन्वेंशन 1989 अपनाया गया था। ये 1992 में लागू हुआ था, ये है। कोई टू सही है। भारत में एग्री वोल्टेइक कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त होने की संभावना है? इसमें विद्युत की मांग को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। किसी भी रासायनिक उर्वरक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें समग्र कृषि इनपुट लागत कम हो जाए। इससे भारत को पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसका आंसर 1 एंड 3 इज राइट, सेकेंड गलत है। सेकेंड, एग्रीवोल्टिक कृषि जरूरी नहीं है कि रासायनिक उर्वरक कीटनाशक उपयोग को खत्म कर दे। यह सिर्फ पारंपरिक कृषि की तरीकों के साथ सौर ऊर्जा के निर्माण पहलू को एकीकृत करता है। और ये हाल ही में समाचारों में रहा बान चैलेंज किस संबंधित है? तो बान चैलेंज है क्षीण वन विहीन भूदृश्यों के पुनरुद्धार से। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यूनेप या यूएनएफसीसी द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो ये किया गया यूएनएफसीसी के द्वारा, सचिवालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा के लाभ है? संचालन के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते। यह पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक विश्वसनीय और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करता है। ये दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कथन विचार करें। ये खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देता है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत गाँव में जलापूर्ति के विभिन्न पहलुओं को योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जल समितियां स्थापित की जाती हैं। 43 का ओनली वन सही है, सेकेंड गलत है। इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल घटक को कृषि और कल्याण विभाग के द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। और ये जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, ये भी गलत है, ओनली वन इज राइट। 44 है मिनी माता कन्वेंशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पारा प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है। भारत इस विषय का पक्ष नहीं है, कौन सा कथन सही है? पहला सही है, लेकिन भारत इस पक्ष में है, ना कि नहीं है, तो ओनली वन इज राइट। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है? विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, विश्व भर में वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं को कार्बन उत्सर्जन व्यापार में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकारों को अपने देशों द्वारा उत्पन्न समग्र कार्बन पदचिह्न का आकलन करने में सक्षम बनाना, एक इकाई समय में विश्व द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। तो पहला है विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करना। भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व पर विचार करें। भारत के उपरोक्त बायोस्फीयर रिजर्व में कितने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में है? नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी, दिहांग दिबांग, सिमली पार्क, कोल्ड डेजर्ट। फिर पहला है नीलगिरी है, नंदा देवी है, दिहांग दिबांग नहीं है, और ये दिहांग दिबांग नहीं है, और ये चौथा है सिमली पाल है, और ये पांचवा नहीं है। 1 2 3 तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन साधारण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। इसे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है। यह शहरी भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है। कौन सा सही है? तो दोनों ही गलत बातें हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला ये जो है यह भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ द्वारा जून 2015 में शुरू किया गया था। दूसरा गलत है, एनआईयू ये शहरी और विकास प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण सूचना प्रसार के लिए संस्थान है। यह जो है शीर्ष निकाय नहीं है, यह शहरी मुद्दों संबंधित अन्य एजेंसी द्वारा समर्थित है। तो वो डी गलत है, डी होगा। केंद्र सरकार के हाल ही में 2024 के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सही ढंग से संदर्भित करता है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य भूजल में यूरेनियम के उच्च स्तर से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत के भूजल कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयनों को कोई महत्वपूर्ण मात्रा नहीं पाई जाती।
इसमें डी गलत है। ये भारत पूर्वोत्तर के लिए तो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट एक उल्लेखनीय चिंता कई क्षेत्रों में यूरेनियम के बड़े स्तर से है। यह रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं पाया गया है और ये गलत है क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन सामग्री पर हावी है ये रिपोर्ट और ये बाइकार्बोनेट सबसे अधिक प्रचलित है। इसके बाद क्लोराइड और सल्फेट है। ये देश में कुल भूजल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रकार है, तो ये गलत है। ये है 49 रिपोर्ट है द्वारा प्रकाशित है। एमिशन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। तो पहला तो सही है। एमिशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। दूसरा भी सही है और तीसरा गलत है। ये जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है इसको। और ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा किया जाता है इसको। और चौथा जो है ये भी गलत है। ये विश्व वन्यजीव आपराधिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स अपराध द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ओनली 2 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, विट्रिफिकेशन कांचीकरण की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह से किस तकनीक के रूप में समझाया जा सकता है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उपचार, कार्बनिक पदार्थ का जैव ऊर्जा में रूपांतरण, पौधों के अवशेषों का उपयोग करके निर्माण सामग्री का विकास या समुद्री सतह से पवन ऊर्जा का संग्रहण। ये पहला होगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उपचार। ठीक है। विट्रिफिकेशन अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली एक सिद्ध और विश्वसनीय तकनीक है। यह प्रक्रिया तरल रेडियोधर्मी और रासायनिक अपशिष्ट को ठोस स्थिर कांच में परिवर्तित करती है, जिससे पर्यावरण जोखिम समाप्त हो जाते हैं। विट्रिफिकेशन तकनीक हानिकारक रासायनिक संरक्षण वाले खतरनाक अपशिष्ट सुरक्षित निपटान मुद्दे का समाधान प्रदान करती है। इसका उपयोग एस्बेस्टस, फ्लाई ऐश और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट और चिकित्सा अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्ट के उपचार के लिए किया जा सकता है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितने सही हुए हैं बताइएगा आपके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।